हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं हरीश्वर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का लगातार टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में सिलेबस चल रहा है। इसके पहले मैंने मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो वीडियो था वह अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को बहुत समझ में आया होगा। अब मौर्योत्तर काल के अंत में जब आप देखते हैं कि इस समय जब छोटे छोटे मौर्योत्तर काल में जो वंश चल रहे होते हैं, उसी वंश के समय विदेशी आक्रमण होते हैं। तो उन आक्रमण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के टॉपिक में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर देखते हैं मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण। यानी मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य काल, जब मौर्य काल का पतन हो चुका था, उसके बाद में जब छोटे छोटे वंश चल रहे थे, तो उसी छोटे छोटे वंश के समय विदेशियों का आक्रमण होता है। तो वह आक्रमण किस प्रकार से होता है, वहाँ से किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर एक चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण। यानी मौर्य उत्तर काल के समय में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वह कौन कौन से हुए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे देखते हैं कि मौर्य काल के पतन के बाद में छोटे छोटे वंश उभरने लगे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र रहा है, तो मौर्य के समय में जो साम्राज्य विस्तार हुआ वह बहुत लंबे समय हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मौर्य काल का पतन हो जाता, पतन होने के बाद में फिर छोटे छोटे वंश उभर करके आने लगते हैं। तो उन्हीं जब छोटे छोटे वंश उभर करके आने लगते हैं, तो जो विदेश में जो लोग वो लोग घात लगाए बैठे होते हैं, और जैसे ही ये छोटे छोटे वंश शुरू होते हैं तो तुरंत वह लोग अपना आक्रमण कर देते हैं भारत पर और उस पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं, तो साथ साथ विदेशियों का मध्य एशिया का आगमन होता है। तो मौर्य काल के पतन के बाद में छोटे छोटे वंश उभरने के साथ साथ विदेशी, और विदेशियों में मुख्य रूप से कहाँ से, तो मध्य एशिया के जो लोग थे वह आक्रमण कर देते हैं भारत पर। तो आक्रमण उनका किस प्रकार से रहा, उन सभी को मैंने क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर रखा है। जैसे कि हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई उन्हीं को कहते हैं, या उन्हीं को यवन के नाम से जानते हैं, यवन वंश। उसके बाद में फिर आता है शक वंश, शक वंश के बाद में फिर पहलो या उसी को पार्थियन वंश के नाम से जानते हैं, पार्थियन वंश या पहलो वंश है। फिर उसके बाद में कुषाण वंश है। तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला आपका बैक्ट्रियाई या यवन आक्रमण। बैक्ट्रिया या यवन आक्रमण यानी सिकंदर यूनान से आया था। सिकंदर के बाद में जो पहला जो यूनानी आक्रमण हुआ है वह यवनों द्वारा हुआ है। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, सिकंदर के बाद में प्रथम यूनानी बैक्ट्रियाई ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और इन्होंने पंजाब, सिंध व अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध व अफ़गानिस्तान तक के क्षेत्र पर पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं। और जो यवन लोग होते हैं, ये जो राजधानी अपनी बनाते हैं, यह साकल में राजधानी बनाते हैं। साकल जिसे वर्तमान नाम सियालकोट के नाम से जानते हैं, सियालकोट को ही, अर्थात जो वर्तमान नाम है सियालकोट, उस समय उसे साकल के नाम से जानते थे, साकल को अपनी राजधानी बनाते हैं। और जो यवन का जो वंश चल रहा था, उस वंश का जो प्रमुख शासक था वह था मिनांडर, जिसे मलिंद के भी नाम से जाना जाता है। मलिंद या मिनांडर उसमें प्रमुख शासक था इस यवन वंश का। तो मिनांडर जो था ये बौद्ध गुरु नागसेन से मिलता है, और उनसे कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं, और जिससे कि नागसेन को यह संतुष्ट कर देता है। संतुष्ट करने के बाद में बौद्ध शिक्षा प्राप्त कर लेता है, अर्थात बौद्ध का समर्थक बन जाता है। तो बौद्ध का यह समर्थक बना। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैंने नोट करके रखा हुआ है। जैसे कि यवन वंश ने सोने के सिक्के चलवाए थे। यानी सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश में चले, तो यवन या बैक्ट्रिया या हिंद यूनानी वंश में सोने के सिक्के पहले चलवाए थे। और किस लिपि में चलवाए थे, तो खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था सोने के सिक्कों पर। फिर उसके बाद में सोने के जो सिक्के थे, सिक्कों पर राजा व उसके काल की जो जानकारी मिलती है, यानी किसी भी राजा के वंश की और राजा की जो जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है वह यवन वंश से मिलती है या हिंद यूनानी वंश के सिक्कों से देखने को मिलती है। तो सिक्कों पर राजा व उसके काल की जानकारी दी जाती थी। उसके बाद में जो हिंद यूनानी लोग थे, इन्होंने गांधार कला का विकास बहुत ज़ोर शोर से किया, यानी गांधार कला का इन्होंने विकास भी किया था। उसके बाद में बैक्ट्रिया या हिंद यूनानी या यवन वंश के बाद में फिर आपका शुरू होता है शक वंश। शक वंश जो था ये भी मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। तो ये मध्य एशिया के जनजाति लोग थे जो कबीले बनाकर रहते थे, और ऐसा भी कहा गया है कि ये लोग चरागाह की तलाश में भारत आ पहुँचे थे।
तो ये लोग कबीले बनाकर रहते थे और चारागाह खोज में ये भारत आ पहुँचे और इनके 5 कबीले आए थे। 5 कबीले आए और पाँचों कबीले अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के बस जाते हैं। तो प्रमुख जो शक वंश का शासक रहा वह रुद्रदामन था। रुद्रदामन जो प्रमुख शक वंश का शासक रहा है। और रुद्रदामन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको देखते हैं। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील जो आपके राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश में हुआ है? तो आपका शक वंश में हुआ है। और किस शासक ने करवाया? तो आपका रुद्रदामन ने करवाया। उसके बाद में संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया। कौन सा? सबसे पहला संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है वह जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में उस पर लिखा हुआ है और संस्कृत भाषा का यह जो अभिलेख है वह है जूनागढ़। जिसको किसने बनवाया था? तो रुद्रदामन ने बनवाया था, जो शक वंश का शासक था। ये जो जूनागढ़ अभिलेख था, इस जूनागढ़ से अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है साक्ष्य के रूप में। तो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन ने उज्जैन के राजा जो थे, जो उस समय यानी राजा थे उज्जैन के उस समय जो राजा थे उज्जैन के, तो उज्जैन के राजा से इसने युद्ध किया और युद्ध में उज्जैन के राजा को पराजित कर दिया। पराजित करके और फिर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यानी जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन उज्जैन के राजा को पराजित किया। पराजित करने के बाद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसी विक्रमादित्य की उपाधि धारण के उपलक्ष्य में इसने विक्रम संवत कैलेंडर जारी किया। जो आप जानते हैं विक्रम संवत कैलेंडर यदि आता है कि किसने जारी किया, तो रुद्रदामन ने जारी किया था। और कब जारी किया था? तो इसने उज्जैन के राजा को जब पराजित किया था तो उसी के उपलक्ष्य में इसने विक्रम संवत कैलेंडर जारी किया था। और इसने किसकी उपाधि ली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो इस विक्रमादित्य और विक्रम संवत कैलेंडर जारी किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका पहलव वंश या पार्थियन वंश। इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं प्राप्त करनी है और महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्रम में आता है इसलिए इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। जो पहलव और पार्थियन वंश के लोग थे, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से ये भारत आते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर उसके बाद में इनका भी पतन हो जाता है। उसके पहलव या पार्थियन वंश के बाद में फिर आते हैं कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश जो थे ये चीनी जनजाति लोग थे। जो चीनी जनजाति थे, तो ये लोग क्या होते हैं, ये मध्य एशिया पहले जाते हैं। मध्य एशिया के बाद में होते हुए फिर उसके बाद ये भारत पर आते हैं। तो भारत पर फिर पुनः ये अपना अधिकार करते हैं आकर के। और जो कुषाण वंश थे ये 5 कुलों यानी कुल के रूप में ये आते हैं। 5 कुल इनके आते हैं और उसमें जो मुख्य कुल था वह था कुषाण कुल, और जिसको उसी के वंश से जाना जाता है, यानी कुषाण वंश के। तो कुल जो था वह कुषाण प्रमुख कुल था। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वह है कुजुल फडफिसेस। कुजुल फडफिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। और जो कुजुल फडफिसेस थे, जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, उन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुजुल फडफिसेस ने चलवाए थे, जो कुषाण वंश के शासक रहे अर्थात संस्थापक भी रहे। उसके बाद में फिर विम फडफिसेस होते एक शासक विम फडफिसेस, जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। तो सोने के सिक्के किसने चलवाए? विम फडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में सबसे प्रमुख जो शासक रहते हैं कुषाण वंश के, वह सबसे प्रमुख शासक रहे हैं वह हैं कनिष्क, जिनके बारे में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो प्रमुख कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो वह थे कनिष्क। और पूछ लिया जाता है कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने जो कनिष्क थे, कनिष्क ने अपनी जो राजधानी है, जो अपना साम्राज्य चला रहे थे, साम्राज्य चलाने के इन्होंने राजधानी अपनी पुरुषपुर, जो पेशावर, जो आपका पाकिस्तान वर्तमान क्षेत्र में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, तो पुरुषपुर या पेशावर को इन्होंने एक राजधानी बनाई थी, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र के पर जिस पे नज़र रख रहे थे इस राजधानी से। और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा में बनाई थी। यानी इनके समय में 2 राजधानियाँ थी कनिष्क के समय पर, एक पुरुषपुर जिसे पेशावर के नाम से जानते हैं और दूसरी थी मथुरा। उसके बाद में जो ये कनिष्क शासक थे, ये जिस समय इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, तो राज्याभिषेक इन्होंने 78 ईस्वी में करवाया था, 78 AD में। और इन्होंने शासक बनने
के उपलक्ष्य में, ये जब शासक बने, राज्याभिषेक कराया तो शासक बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत कैलेंडर जारी किया। यानी शक संवत कैलेंडर किसने चलवाया था? तो वह कनिष्क ने चलवाया था। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे, जो कि वर्तमान में जैसे कि आप जानते हैं शक संवत कैलेंडर चलता है। उसके बाद में ये जो शक संवत कैलेंडर था, इससे भी एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वो क्या? जैसे कि शक संवत कैलेंडर में जो माह, प्रथम माह स्टार्ट होता है तो वह प्रथम माह 21 व 22 मार्च, ये जो अंग्रेजी के माह होते हैं, महीने होते हैं, यानी 21 व 22 मार्च से ये चैत यानी प्रथम माह, वर्ष का प्रथम माह स्टार्ट होता है, वह है चैत। और चैत किस तारीख से स्टार्ट होता है? तो 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है, जो शक संवत कैलेंडर के आधार पर प्रथम माह होता है। और जो अंतिम माह होता है वह फाल्गुन का होता है, यानी फाल्गुन का जो माह होता है वह अंतिम माह होता है, और प्रथम वर्ष का जो माह होता है वह चैत माह होता है। उसके बाद में कनिष्क जो थे, कनिष्क बौद्ध धर्म क्योंकि दो भागों में विभाजित था, एक महायान एक ही हीनयान। तो जो कनिष्क थे, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा के को मानने वाला था, यानी महायान शाखा को मानने वाला कौन था? तो कनिष्क था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, चौथी बौद्ध संगीत सभा, यानी आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीत सभाएं हुई थी, तो चौथी जो बौद्ध संगीत सभा हुई थी वह कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क ने उसका आयोजन करवाया था। किसने करवाया था? तो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन आपका कनिष्क ने करवाया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र। कौन कर रहा था? तो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद जो कनिष्क था, इसने गांधार व मथुरा कला का विकास किया। तो ये भी पूछ लिया था, गांधार व मथुरा कला का विकास किसने किया था? तो कनिष्क ने भी किया था, जो कुषाण वंश का आपका शासक था। उसके बाद में कनिष्क से संबंधित अन्य और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि कनिष्क के दरबारी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। कनिष्क के दरबार में दरबारी जो थे मुख्य रूप से 4 दरबारी थे, अन्य भी थे, लेकिन मुख्य रूप से 4 दरबारी का वर्णन मुख्य रूप से है, जैसे कि अश्वघोष, चरक, सुश्रुत और नागार्जुन। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र, जो बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। उसके बाद में इनके राजवैद्य थे चरक जो राजवैद्य थे उनकी रचना है चरक संहिता। चरक की रचना है, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे, जो दरबार में रहते थे। उसके बाद में सुश्रुत थे, इनके राज दरबारी थे सुश्रुत की जो संहिता है वह है सुश्रुत संहिता। इन्होंने जो रचना की है, सुश्रुत ने जो रचना की है वह है सुश्रुत संहिता। ये सैन्य विभाग के अध्यक्ष थे, जो कनिष्क के दरबारी थे। उसके बाद में कनिष्क के दरबारियों में नागार्जुन थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन को इन्होंने शून्यवाद का जनक कहा जाता है, यानी नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है, जो कनिष्क के दरबारी थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन के भी नाम से जाना जाता है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा की। अब ये जो प्राचीन काल के इतिहास है, ये प्राचीन काल के इतिहास से 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। उसके बाद में आपका प्राचीन इतिहास यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर शुरू होगा मध्यकालीन इतिहास। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहे हो तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।